गुड इवनिंग गाइज, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनी एग्जाम्स आईएएस के द्वारा स्टेट पीसीएस, तमाम हिंदी भाषी राज्यों के स्टेट पीसीएस को समर्पित, पूर्णतया समर्पित ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, यूनी एग्जाम्स पीसीएस। और इस पोर्टल पर भी डेली करंट अफेयर डिस्कशन होगा पीसीएस को ध्यान में रखकर। ऐसा नहीं है कि कोई भी करंट अफेयर केवल किसी एक एग्जाम ओरिएंटेड होता है, किसी एक खास एग्जाम को टैकल करता है, नहीं, वो कई परीक्षाओं में आता है, लेकिन उस प्रश्न का, उस परीक्षा के हिसाब से उसका लेवल बदलता जाता है। तो जरूरी नहीं है कि यह केवल पीसीएस में आए, यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की, शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला टॉपिक जो है वो है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, HEW। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी योजना हो, उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में देखें किसके द्वारा लाया गया है। यदि किसी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया तो किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, किस योजना के अंतर्गत लाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। इस तरीके से हम एक सीक्वेंस में पढ़ें, ठीक है, तो वो हमें आसानी से याद हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। मैं साइड में हट जाऊंगा, आखिरी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो मिशन शक्ति की एक सामर्थ्य उपयोजना है, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। कितने स्तरों पर ये प्रोग्राम काम करेगा? तो ये प्रोग्राम त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, कोई भी कार्यक्रम लॉन्च होता है, कोई भी योजना लॉन्च होता है या होती है, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। तो इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, जैसा कि हमने देखा, कि सूचना प्रसार और सेवाओं, किन सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक परामर्श, प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता इत्यादि का लाभ उठाने के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध सेटअप तक महिलाओं की पहुंच को सुगम बनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसमें इतना ही महत्वपूर्ण था। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं हमारे लिए क्या है। अगले स्लाइड पर है हमारे लिए अर्बन 20। ये परीक्षा में जरूरी नहीं है कि अर्बन 20 के नाम से ही आपसे पूछा जाए, वहां पे ये भी पूछा जा सकता है कि U20। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अर्बन 20 और U20 दोनों कहते हैं। अच्छा, ये क्या है मैं यहीं पर बता दूं, आगे स्लाइड से आएंगे। भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, होस्ट कर रहा है, इस बार अध्यक्षता कर रहा है। तो G20 के अंतर्गत कई सम्मेलन होते हैं, कई संगठनों के सम्मेलन होते हैं। तो ये G20 के ही अंतर्गत जो G20 के सदस्य हैं, उनके शहरों का ये संगठन है। ठीक है, U20। ठीक है, तो इसके अंतर्गत G20 से संबंध है U20, W20। W20 मतलब क्या? वुमेन 20। Y20 मतलब क्या? यूथ 20। TT20 मतलब क्या? थिंक टैंक 20। B20। ठीक है, इसी तरीके से लेबर 20, L20। तो तमाम ऐसे समूह हैं, तमाम ऐसे संबद्ध समूह है G20 से, जो कि G20 के मीटिंग या बैठक के पहले या उनके पैरेलल चलते रहते हैं। और यहाँ पे जो इन सदस्य देशों या इन सदस्य के प्रतिनिधियों, इन देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो यहाँ पर रणनीतिक चर्चाएं करी जाती है G20 के संदर्भ में, वो G20 को क्या करी जाती है? भेजी जाती हैं। वे G20 को भेजी जाती है और G20 के प्रतिनिधियों के द्वारा उस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो अर्बन 20 का सबसे पहला आरंभ कहां किया गया था? परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। तो वर्ष 2017 में 12 दिसंबर 2017 में पेरिस में वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन में ये सबसे पहली बार U20 का कॉन्सेप्ट आया था। और सबसे पहली बार जो इसकी अध्यक्षता
अध्यक्षता या सह अध्यक्षता यदि कहे तो ब्यूनस आयर्स और पेरिस शहर के द्वारा करी गई थी। शहर इसलिए क्योंकि यहाँ पे अर्बन 20 है और जिस देश के द्वारा G20 की मेजबानी करी जाती है या अध्यक्षता करी जाती है उस देश का कोई एक शहर अर्बन 20 की मेजबानी करता है। भारत में इस बार अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में इस बार अहमदाबाद शहर इसकी मेजबानी U20 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग किसके तहत आयोजित, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये G20 के तहत आयोजित होती है, तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ये भारत में आयोजित होगी। इसका कॉन्टेस्ट ये है। इसका आयोजक कौन है? अर्बन 20 का इंडिया में आयोजक कौन है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसका आयोजक है। अब देखिए G20 का लोगो इंडिया के अंतर्गत, जो भारत के अंतर्गत भारत की मेजबानी में जो G20 होगा उसका लोगो, उसका जो उससे संबंधित वेबसाइट जो भी अनावरण किया था उसका राष्ट्र को समर्पित किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन ये जो U20 है, U20 का लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? प्रश्न पूछ सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा किया गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अब देखिए इसकी मेजबानी कौन करेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो देश होस्ट करता है G20 का सम्मेलन उसी देश का कोई एक शहर करता है। तो भारत के संदर्भ में यूनेस्को का विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद करेगा, गुजरात का अहमदाबाद करेगा। और अहमदाबाद के बारे में खास बात यह है कि ये यूनेस्को का विश्व धरोहर शहर है, ये याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए U20 क्या है? प्रश्न ये भी बनता है। U20 पे हमने तमाम चर्चाएं कर ली, लेकिन असल में U20 है क्या? ठीक है, तो U20 क्या है? शहरी विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों, शहरी विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे क्लाइमेट चेंज, सामाजिक समावेशन, टिकाऊ गतिशीलता के साथ किफायती आवास पर चर्चा करने के लिए G20 देशों के शहरों के एक मंच के रूप में और एक महत्वपूर्ण सिटी डिप्लोमेसी का पहल है ये U20। ठीक है, ये U20। चलिए U20 में शामिल शहर, U20 में शामिल शहर, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब U20 है, ये शहरों का एक मंच है, तो इसमें कौन कौन से शहर शामिल हैं? तो आप ये विस्तार से देख सकते हैं, लेकिन ये इतना फैक्चुअल ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता। आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई परीक्षा भारत में आयोजित होगी तो भारत के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो U20 में जो G20 के 25 वैश्विक शहरों को शामिल किया गया है। 25 वैश्विक शहर इसमें शामिल हैं। इन 25 शहरों में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है एक ऑप्शन में कि अहमदाबाद इसका एक इस U20 में शामिल शहर है, तो बिल्कुल नहीं, ये मेजबानी कर रहा है, लेकिन इसमें भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है TIG 6G। अब ये TIG 6G है क्या? टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप। TIG 6G मतलब टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप 6G। ये दूरसंचार विभाग के द्वारा ठीक है 6G अभी हम लोग 5G एंजॉय अब फोन में आने लगे हैं। 1 अक्टूबर 2022 से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मुंबई में ये 5G लॉन्च किया गया था, 5G सेवा। लेकिन अब हम 6G की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व के कुछ देशों में 6G अपनाया गया है, वहां पे काम कर रहे हैं कुछ शहरों में, कुछ प्रमुख शहरों में। ठीक है, जर्मनी वगैरह में तो पूर्णतया 6G आ चुका है। ठीक है, तो ये दूरसंचार विभाग के द्वारा 6G पर गठित एक प्रौद्योगिकी इनोवेशन ग्रुप है। इसका कार्य क्या होगा? ये जब ग्रुप बना है तो इसका कोई निश्चित कार्य होगा। इसका कार्य है 6G के लिए विजन, मिशन और लक्ष्यों को निर्धारित करना। ठीक है, क्यों हम 6G कोई भी नया कदम उठाते हैं तो उसके कुछ निश्चित विजन होते हैं, उसके कुछ मिशन होते हैं, उससे संबंधित उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, इसलिए कोई नया कदम उठाया जाता है। तो यही ग्रुप ये भी इसमें देखेगा कि 6G से संबंधित ये कौन कौन सी चीजें शामिल इनमें की जा सकती है।
अब देखिए, फिर प्रश्न ये भी बनता है कि ये 6G है क्या असल में, ये 6G है क्या। देखिए सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का छठा जनरेशन है, ठीक है, इसलिए इसे 6G कहा जाता है। ये सामान्य भाषा में हम लोग बात कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, आखिर हम लोग 2G ही क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, 2G ही क्यों यूज नहीं कर रहे हैं जब, ठीक है। तो अगला इसी से संदर्भित है कि क्यों हम लोग 2G यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन अपडेट होता जाता है, मोबाइल नेटवर्क की तकनीक भी आगे बढ़ती है, डेटा स्पीड में सुधार के साथ साथ सिक्योरिटी फीचर्स जो भी महत्वपूर्ण होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। वही 6G भी करेगा। आगे हम लोग तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, कोई निश्चित लाभ के साथ कोई भी कदम उठाया जाता है, सरकार ऐसे ही बेजा तो पैसा खर्च करेगी नहीं, ठीक है। तो 6G के उपयोग से प्राप्त प्रमुख लाभ क्या क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े पैमाने पर समानांतर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर परिवहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समानांतर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर परिवहन, शेड्यूलिंग, संचालन, अनुसंधान समस्याओं को हल करने में सहायक होगा। ये पैरामेडिक्स, शिक्षकों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों, कृषि विशेषज्ञों की ऑन साइट उपस्थिति की बहुत कम या सीमित आवश्यकता के साथ गांव के पारिस्थितिक तंत्र को शुरू करने में सहायक होगा, जिससे क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर गांव बनेंगे हमारे, ठीक है। 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्तियों का उपयोग करने में यह सक्षम होगा। अब देखिए, पहली पीढ़ी से लेकर छठी पीढ़ी, जैसा कि हमने 6G को जनरेशन कहा, G का मतलब क्या होता है, जनरेशन, ठीक है। जनरेशन का हिंदी अर्थ होता है पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी से लेकर छठी पीढ़ी तक का एक सफर हम लोग थोड़ा बहुत ही संक्षिप्त में देख लेते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक तरह आपको 1G दे देगा, 2G दे देगा, ठीक है, ऐसे ही 3G 4G दे देगा यहाँ पे, और उससे संबंधित यहाँ पे ईयर लिख देगा या दशक लिख देगा, बोल देगा कि ये टेक्नोलॉजी किस दशक में शुरू करी गई थी, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो जो 1G है इसको 1980 के दशक में शुरू किया गया था, 1980s में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। यह एनालॉग रेडियो सिग्नल पर कार्य करता था, महत्वपूर्ण यही चीज है, ठीक है, और इससे केवल वॉइस कॉल किया जा सकता था। जो 2G है, इसे 2G को 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था। यह डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता था, आप लोग नोट्स बना सकते हैं बहुत संक्षेप में, डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता था और 64 kbps की बैंडविड्थ के साथ वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों को सपोर्ट करता था, ठीक है। 64 kbps, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप लोगों का ये लिमिटेड पैक खत्म हो जाता है 2GB या 1.5 GB का पर डे या 1 GB का, तो उसमें आ जाता है कि जैसे ही ये पैक खत्म होगा वैसे आपकी स्पीड 64 kbps कर दी जाएगी, तो वो तुरंत वो 2G की स्पीड ले लेती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 3G को 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ लॉन्च किया गया था। इसमें डिजिटल वॉइस, वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग सहित टेलीफोन सिग्नल प्रसारित करने की क्षमता थी, ठीक है। आगे देखते हैं 4G पर। 4G को वर्ष 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps, 100 Mbps to 1 Gbps की पीक स्पीड के साथ लॉन्च किया गया था। उस समय 2009 के लिए ये पीक स्पीड थी, ठीक है, लॉन्च किया गया था। और यह 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एक कथन दे सकता है, आश्वासन दे सकता है कि 4G के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करें, तो उसमें एक ऑप्शन ये होगा, ये सही होगा, ठीक है। 5G को थोड़ा साफ कर दो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5G को 1 अक्टूबर, अब देखिए 5G विश्व के कई देशों में पहले से ही काम कर रहा है, जर्मनी वगैरह एक दो देशों में पूर्णतया 5G काम कर रहा है, ठीक है, सॉरी पूर्णतया 6G काम कर रहा है। तो उसी के संदर्भ में
हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हम 5G देख लेते हैं। 5G पहले से कई शहरों में काम कर रहा है, विश्व के कई देशों में काम कर रहा है, लेकिन भारत के संदर्भ में यहाँ हम बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 2022 को भारत के 8 शहरों से इसको शुरुआत किया गया था। विश्व के अन्य देशों में पहले के वर्षों से ही यह सेवा जारी है। इसमें अब देखिए 5G में क्या है, इसमें हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति का परीक्षण 20 GB मतलब गीगाबाइट प्रति सेकंड के रूप में किया गया है। ठीक है, 20 GB प्रति सेकंड इससे डाउनलोडिंग होगी या स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा 5G में। अब ये देख लीजिए, ये जो मैंने बताया ये बहुत संक्षिप्त में है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1G 2G 3G 4G 5G, अब तो 6G आने वाला है इंडिया में, मतलब प्रयोग उसके लिए ग्रुप बना दिया गया है, तो 1-2 सालों में आ ही जाएगा। सॉरी, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि तमाम G20 से संबद्ध तमाम समूह हैं, उसी के अंतर्गत मैंने आपको Women 20 के बारे में भी चर्चा करी थी, जिसको W20 भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या है G20 से संबद्ध एक समूह, मैंने पहले ही बता चुका है आपको। इसकी स्थापना करी गई थी सबसे पहली बार, यह ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2015 में जब तुर्की की प्रेसिडेंसी थी, तुर्की की प्रेसिडेंसी मतलब जब वर्ष 2015 में G20 की मेजबानी, G20 की अध्यक्षता टर्की कर रहा था, उस दौरान टर्की में इसको लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम को, इस संबद्ध समूह को लॉन्च किया गया था। अब देखिए G20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो वर्ष 2014 में ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में अपनाई गई, ब्रिस्बेन के शिखर सम्मेलन जो वर्ष 2014 में ब्रिस्बेन में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें इसका प्राथमिक उद्देश्य अपनाया गया। क्या? 25x25 कमिटमेंट। ये एक्चुअल में है क्या? इसके मतलब इसका अर्थ ये है कि वर्ष 2025 तक श्रम बल में भागीदारी में लिंग अंतर को 25% तक कम करना। कहने का मतलब ये है कि वर्ष 2025 तक जो वैश्विक श्रम बल है, श्रम बल मतलब जो विश्व में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उसको संचालित करने के लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो उस मानवीय श्रम में जो पुरुष और महिला के श्रम बल का अंतर है उसको 25% तक कम करना वर्ष 2025 तक इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए G20 की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में जो पहली बैठक होगी वुमेन 20 की, वह वर्ष 2023 में 13 और 14 फरवरी के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आयोजित होगी। ध्यान रखिएगा, इसके पहले हमने एक देखा था जो कहाँ होगा, जो अहमदाबाद में होगा, U20। ठीक है, और W20 कहाँ होगा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में होगा। ठीक है, और इसी महाराष्ट्र के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महाराष्ट्र के इसी औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वुमेन 20 का ये लोगो है, इंडिया 2023 वुमेन, ये वुमेन 20 का लोगो है। ठीक है, अब देखिए वुमेन 20 की 5 प्राथमिकताएं हैं। वुमेन 20 की 5 प्राथमिकताएं हैं। पहला क्या है? जमीनी स्तर पर नेतृत्व, उद्यमिता, लिंग विभाजन को समाप्त करना, शिक्षा और कौशल और 5वां है जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना। ठीक है, ये W20 की ये 5 प्राथमिकताएं हैं। प्रारंभिक उद्देश्य हमने इसका देख ही लिया था। अब आगे चलते हैं, Y20 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 320 कल हमने G20 निपटाया था, आज हमने 320 और निपटा दिया। इसके बाद TT20 बचेगा, B20 बचेगा और L20 बचेगा। जैसे जैसे उसके बारे में महत्वपूर्ण खबरें आएंगी हम आपको बताते चले जाएंगे।
और चूंकि ये परीक्षाओं में निश्चित तौर पर जितने भी स्टेट पीसीएस होंगे या जितनी भी एसएससी वगैरह की जो भी परीक्षाएं होंगी और इवन यूपीएससी की परीक्षा में भी G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, तो इससे संबंधित प्रश्न आना है। प्रश्न कहां से आएगा ये केवल आयोग जानता है और पेपर सेटर जानता है। हमको तैयारी बेहतर करनी है। यूथ 20 Y20 का मतलब क्या होता है? यूथ 20 इसका मतलब होता है एक युवा समूह है G20 से संबद्ध, ठीक है। अब देखिए इसका पहला सम्मेलन कब किया गया था या इसकी पहली बार अवधारणा कब आई थी? तो वर्ष 2010 में जब कनाडा की प्रेसिडेंसी थी, वर्ष 2010 में जब कनाडा की प्रेसिडेंसी में आयोजित किया गया था G20, तो उसके वैंकूवर शहर में यह पहली बार किया गया था, ठीक है। इसकी अवधारणा सबसे पहली बार यही वैंकूवर में आई थी। तो G20 के प्रति शिखर सम्मेलन में आयोजक देश द्वारा यह आयोजित किया जाता है। तो इसका मतलब ये किसके द्वारा इस बार आयोजित किया जाएगा? यह इस बार किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? यह इस बार इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। दुनिया भर का मतलब ये है कि जो G20 के सदस्य देश हैं इनसे संबंधित इन देशों के युवाओं को साथ लाना, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो उनकी नीतिगत अनुशंसाएं होती हैं इन संबद्ध समूहों की, वो वापस आधिकारिक रूप से एक विज्ञप्ति के रूप में जारी करी जाती है और G20 शिखर सम्मेलन के नेताओं को उस पर विचार करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत Y20, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत Y20 दो प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहली प्राथमिकता यह है कि देश के भीतर अल्पकालिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है। जबकि दूसरी इसकी प्राथमिकता है वो ये है कि भारत की प्रेसिडेंसी के परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देना, ठीक है। ये G20 का लोगो है, जैसा कि मैंने बताया था। इसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, और इसको जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में इसको प्रचारित किया जा रहा है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला हमारे पास है आयुष स्वास्थ्य योजना। कभी कभी इसको आयुष स्वास्थ्य योजना के नाम से भी संदर्भित किया जाता है। आयुष स्वास्थ्य योजना के नाम से भी संदर्भित किया जाता है। वैसे आधिकारिक तौर पर इसका नाम आयुष स्वास्थ्य योजना है। अब देखिए ये किस क्षेत्र की योजना है, मतलब स्टेट की है या सेंटर की है? तो ये केंद्रीय क्षेत्र मतलब केंद्र सरकार की योजना है। इसका कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय कर रहा है, कौन सा संगठन कर रहा है, कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा यह कार्यान्वित की जा रही है। दो पूर्व योजनाओं को विलय करके आयुष स्वास्थ्य योजना लागू की जा रही है, ठीक है। बहुत अधिक इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। इसके दो घटक हैं, दोनों घटकों के बारे में हम जान लेते हैं। आयुष एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, PHI इसको कहते हैं, और जो दूसरा घटक है उत्कृष्टता केंद्र जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आयुष मंत्रालय है, तो ये आयुष शब्द असल में है क्या? आयुष शब्द आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, यूनानी, जैसे ये होम्योपैथी, इन सब जो उपचार तरीके हैं, ये उपचार के जो तरीके हैं, इनके लिए सामूहिक रूप से इनके लिए एक संक्षिप्त शब्द है आयुष, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले स्लाइड पर हमारे लिए क्या है? अगले स्लाइड पर हमारे लिए है SPI। बहुत बुरी खबर है बिहार के लिए, क्योंकि इसके पहले नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था इंडेक्स, उसमें भी बिहार सबसे नीचे था, ठीक है। इसमें भी बिहार राज्यों में सबसे नीचे है। देख लेते हैं शुरुआत से। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI कहते हैं इसको। कौन तैयार करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव इसको तैयार करता है। और इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसको जारी किया जाता है। कब जारी किया गया था? वर्ष 2022 के संदर्भ में 20 दिसंबर को जारी किया गया था। यह राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक है। किसके लिए? राज्यों और जिलों के लिए यह सामाजिक प्रगति सूचकांक है। यह सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों
सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत एसपीआई स्कोर के आधार पर राज्यों और जिलों के रैंक को जारी करता है। ठीक है, सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों को। अब देखिए, इसमें टीयर 1 से लेकर टीयर 6 तक स्टेट शामिल होते हैं। टीयर 1 जो होता है सबसे अधिक को संदर्भित करता है और टीयर 6 सबसे कम को संदर्भित करता है। सबसे कम मतलब सामाजिक प्रगति, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि यह सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के आधार पे ये एसपीआई स्कोर यह जारी किया जाता है, रैंक। तो टीयर 1 अति उच्च सामाजिक प्रगति को बताता है, वहीं पे टीयर 6 बहुत कम सामाजिक प्रगति को बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं टीयर 1 में कौन सा है। संपूर्ण देश में पुदुचेरी 65.99 के साथ पॉइंट के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद, आश्रय और पानी तथा पानी और स्वच्छता जैसे घटकों में अपने प्रदर्शन के कारण सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यह सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है संपूर्ण देश में। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण देश में प्राप्त किया है और यह यूटी में भी प्राप्त किया है। ठीक है, यूटी में भी प्राप्त किया है। राज्यों में अगर बात करी जाए तो राज्यों में गोवा का प्रदर्शन सर्वोच्च है, राज्यों में गोवा का प्रदर्शन सर्वोच्च है। अब देखिए टीयर 6 में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, तो असम है, झारखंड है और बिहार है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट असम, झारखंड और बिहार भारत में सबसे कम स्कोर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास जो महत्वपूर्ण डाटा है इकोनॉमी से संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा है, ये परीक्षाओं में आमतौर पर प्रत्येक परीक्षा में ऐसे डाटा पूछे जाते हैं कि भारत का कौन सा रैंक है, ये पहला उत्पादक है, दूसरा उत्पादक है, निर्यातक कौन सा है। तो 2 महत्वपूर्ण डाटा इसके संदर्भ में अभी रिसेंट में जारी किए गए हैं। तो देखिए भारत विश्व में दूसरा सबसे, देखिए मोटे अनाजों के संदर्भ में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है मोटे अनाजों के संदर्भ में। कल मैंने मिलेट्स लंच के बारे में मैंने बताते समय आपको मोटे अनाज को परिभाषित किया था। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है मोटे अनाजों में, और भारत में 9 प्रकार के मोटे अनाज उगाए जाते हैं। चलिए दूसरा जो डाटा है, विश्व में भारत जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। प्रश्न आपसे पूछा जाए विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो भारत है, और विश्व में चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो वो भी भारत है। चलिए इसके साथ ये श्रृंखला आज की ये कड़ी यहीं पे समाप्त होती है। हम फिर कल मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।